वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 41। पिछले पार्ट्स के लिंक्स आपको पता है डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर देखिए और बताइए आपको सीरीज कैसी लग रही है। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि एंड्रयू जिना पर इमोशनली प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था कि पता है पापा 6 महीनों के मेहमान हैं, उसके बाद मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, प्लीज शादी के लिए मान जाओ ना, कम से कम एंगेजमेंट तो अभी कर ही लो, वगैरह वगैरह। एंड इस पार्ट में दिखाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू देखकर जिना बड़ी दुखी हो जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है मेरा फैसला जो भी हो, तुम वादा करो कि मुझे गलत नहीं समझोगे, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी एंड्रयू। पर दोस्तों एंड्रयू अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आता और रोते हुए कहता है कि प्लीज हाँ कर दो, तुम साथ रहोगी तो मैं कभी नहीं हारूंगा, ऊंचाइयों को छू लूंगा, प्लीज ना मत करना, थोड़ा और सोच कर बताओ। कहकर दोस्तों वो चला जाता है, पर जिना उसको रोक कर कहती है तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। एंड ये कहकर वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है दोस्तों। यहाँ रो धोकर एंड्रयू तुरंत जेजे से मिलने जाता है एंड वो जेजे को एक एग्रीमेंट साइन करने को कहता है कि जेजे सेट कैपिटल नाम के जिस कंपनी का पार्टनर बनने वाला है उसमें एंड्रयू की भी ज्वाइंट पार्टनरशिप हो, ताकि एंड्रयू की नॉलेज के बिना जेजे बिजनेस में कुछ ना कर पाए। एंड जेजे भी साइन कर देता है और पूछता है तुम उस सीक्रेट फाइल की फोटोकॉपी लाए हो क्या? मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता सर। ये कहकर एंड्रयू उसे उस सीक्रेट फाइल की कॉपी देता और कहता है अब हिसाब बराबर हुआ, इसके बाद आपके और मेरे बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। जेजे कहता है कि बेटा तुम्हें क्या लगता है एक एग्रीमेंट से तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे? अगर मैंने इसको जिना को दिखा दिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा, इसीलिए मुझ पर अपना कंट्रोल जताने की कोशिश तो कभी मत करना। दूसरी ओर दोस्तों सिंडी बहुत परेशान होती है क्योंकि वो जान गई थी कि नाथन ने ही ली के पेरेंट्स का कत्ल करवाया था। वो नाथन से मिलने जाती है एंड वो बड़ा खुश होता है कि शायद सिंडी उसे अपने हिस्से की प्रॉपर्टी देने आई है। वो सीधे पूछ लेती है कि सुनो क्या तुमने ली के पेरेंट्स का कत्ल किया था? मैं सब जान गई हूँ वैसे। वो तो चौंकर पूछता है कि क्या तुम्हें ली ने बताया ये सब कुछ? देखो उस वक्त हमारी फैमिली की भलाई के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतना बड़ा जुर्म करके तुम परिवार की भलाई का बहाना कर रहे हो, तुम्हें कातिल हो और तुम्हें अपने किए की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी, देखते रहना। कहकर वो चली जाती है दोस्तों। नाथन तो चौंक जाता है कि ये मेरी बहन नहीं कोई और ही बनती जा रही है। दूसरी ओर सिंडी का असिस्टेंट घबराया हुआ होता है और ली को बताता है कि सिंडी न जाने कहाँ चली गई, फोन भी नहीं उठा रही है। ली उसे कॉल करता है तो वो एक लोकल बार में बैठी पी रही होती है दोस्तों। ली का कॉल देखकर वो चेहरे पे बनावटी स्माइल के साथ कहती है ली कैसे हो तुम? ली पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? वो कहती है बार में पी रही हो। अरे किसके साथ पी रही हो? हाँ मिला था एक हैंडसम लड़का। तो ली ये कहकर कॉल काट देता है कि ठीक है जो भी तुम्हें हैंडसम लड़का मिला था उसका कान मत काटना और उसके साथ सेफ घर पहुंच जाना कैसे भी करके। पर उसका असिस्टेंट कहता है कि सर पीने के बाद वो क्या करती है ये तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और जानता भी होगा, प्लीज किसी तरह उस लड़के को जो भी वो हैंडसम लड़का है उसे रेस्क्यू करके सिंडी को वापस लेकर आइए। ली भी कहता है कि यार ये लड़की ना सच में मेरे लिए सर दर्द बन गई है, खैर मैं ही जाता हूँ। कहकर वो बार में जाता है तो वहाँ पर सिंडी अकेली बैठी होती है। उसको देखते ली समझ आता है कि ये किसी वजह से बहुत परेशान है। वो पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है? सिंडी इमोशनल हो जाती है तो ली कहता है कि देखो मुझे तुम में ये बात अच्छी लगती है कि तुम हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रहती हो, सही हो या गलत पर जो भी करती हो उसे कॉन्फिडेंस के साथ करती हो, कभी हार मानकर बैठी नहीं रहती, बहुत बढ़िया बात है तुम्हारी है। एंड तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे भी उसी तरह तुम्हें हैंडल करना है, समझी? याद है ना कल से अपना काम शुरू होने वाला है, फिलहाल तो तुम पी लो लेकिन बी बोल्ड, समझी? अगले दिन दोस्तों पीए एंड्रयू को बताता है कि चेयरमैन को हॉस्पिटल ले जाना है, हालत बहुत खराब है उनकी। एंड्रयू तुरंत चेयरमैन के घर के लिए निकलता है। दूसरी ओर दोस्तों नाथन ने कोर्ट से ऑर्डर लिया होता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे उनके घर जाना होगा, इसीलिए ये लोग भी चेयरमैन के घर के लिए निकलते हैं। लेकिन इतने में एंड्रयू घर पहुंच जाता है, लेकिन चेयरमैन फिर उसे भूल गया था और पूछता है कि ये कौन है? ये बताता है कि सर ये आपका नया असिस्टेंट है। ठीक है लेकिन मुझे अपनी वाइफ से मिलने जाना है, वो कितने दिनों से अपने भाई के घर पर बैठी हुई है बताओ, मुझसे नाराज है शायद, इसलिए मुझे उसके लिए गुलदस्ता लेकर जाना है। एंड वो निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन की वाइफ किमी, एक डॉक्टर और एक नर्स आए होते हैं। असल में कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इस डॉक्टर को भेजा गया था दोस्तों। अब डॉक्टर चेयरमैन को चेक करने जाता है लेकिन इतने में अपनी वाइफ को देखकर वो पूछता है ये कौन है, नई नौकरानी है क्या? बस दोस्तों डॉक्टर समझ जाता है कि ये कंफर्म केस है अल्जाइमर्स का। डॉक्टर के जाने के बाद चेयरमैन की वाइफ एंड्रयू से कहती है तुमने कितना घिनौना काम किया है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, पीठ पर चाकू खोपने में स्पेशलिस्ट, और तुम ये सब इनकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए कर रहे थे ना, और तुम्हारा वो मकसद ना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। कहकर दोस्तों वाइफ चली जाती है चेयरमैन की। लेकिन एंड्रयू के दिमाग में एक के बाद एक आइडिया आता रहता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि पापा का साइन करने के लिए वो आर्टिस्ट तैयार है ना या फिर नहीं? वो कहता है सर एकदम रेडी है। दूसरी ओर दोस्तों जिना बॉडीगार्ड के लिए बहुत सारे डिशेस खरीद कर लेकर जाती है। बॉडीगार्ड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब देकर तुम मुझे खरीद लोगी? जॉन कहता है कि देखो यार बॉडीगार्ड तुम हो तो बड़े वफादार,
पर तुम अपनी वफादारी गलत जगह दिखा रहे हो। जे इसके लायक है नहीं, तुम यहाँ पड़े पड़े सड़ रहे हो, पर वो आराम से बाहर घूम रहा है देखो। पर बॉडीगार्ड दोस्तों उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं होता। जिना कहती है देखो मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने रोज आऊंगी और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है और तुम पर विश्वास भी है। ये कहकर वो चली जाती है, पर उनके जाते ही बॉडीगार्ड सारा खाना नीचे गिरा देता है। और दोस्तों यहाँ पर लगता है कि ये हमेशा जे का वफादार ही रहेगा। दूसरी ओर एंड्रयू और उसका असिस्टेंट उस आर्टिस्ट की राइटिंग को चेयरमैन की राइटिंग से कंपेयर कर रहे होते हैं और 90% मैच हो जाता है। असिस्टेंट बताता है कि बाकी 10% मैच होने के लिए उस आर्टिस्ट को और प्रैक्टिस करनी होगी एंड वो 1 हफ्ता मांग रहा है। एंड्रयू कहता है नहीं, उतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, उसे जल्दी प्रैक्टिस करने को कहो। दूसरी ओर ली सिंडी को लेकर वॉल्टर के घर पर जाता है, जहाँ पर वो वॉल्टर से बॉन्ड्स खरीदने वाला है। एंड दोस्तों आपको वॉल्टर तो पता है ना कौन है? अरे वही बुजुर्ग बिजनेसमैन जो बहुत अमीर था। एंड वहाँ पर ली इंट्रोड्यूस कराता है सिंडी को कि ये डोडो ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है, अगली चेयरमैन यही बनेगी। ये सुनकर तो सिंडी भी चौंक जाती है कि क्या सच में? वॉल्टर बताता है कि मेरे पास डोडो ग्रुप के 30% बॉन्ड्स हैं, लेकिन कंपनी को टेक ओवर करने के लिए तुम्हें 20% बॉन्ड्स की जरूरत और पड़ेगी। तुम पहले उन लोगों से बात करो जिनके पास बाकी के बॉन्ड्स हैं, फिर मैं तुम्हें अपने बॉन्ड्स बेचूंगा। ली कहता है ठीक है, हम वही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर ये उतना आसान नहीं है क्योंकि 20% बॉन्ड्स कई लोगों में बटा हुआ था, तो उन सबको एक जगह बुलाकर उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि ली डोडो ग्रुप की भलाई करेगा, ना कि उसका नुकसान। और दोस्तों ये सारी चीज बॉबी देख रहा होता है और वो एंड्रयू को बता देता है। एंड्रयू भी शॉक पे शॉक होता है कि वॉल्टर ली को अपने बॉन्ड्स बेचने के लिए मान कैसे गया। वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां वॉल्टर खा रहा होता है, पर वो कहता है कि ली बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। एंड्रयू तो गुस्सा हो जाता है कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि उस बॉन्ड्स को आप बेचेंगे नहीं कभी। हाँ बेटा किया तो था, लेकिन इस जमाने में कौन वादा निभाता है बताओ। लेकिन मैंने उसको कह दिया है कि अगर वो 20% बॉन्ड्स खरीद कर लेकर आ जाएगा जो कि दूसरों के पास है, तो मैं अपना 30% उसको बेच सकता हूँ आराम से। तुम चाहो तो बाकी के 20% खरीद कर लेकर आ जाओ और मैं तुम्हें अपने 30% बॉन्ड्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों एंड्रयू तो जानता है कि उसके लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो कहता है अच्छा तो आप ली का ही पक्ष लेंगे। वॉल्टर कहता है अगली मीटिंग में बात करेंगे, अभी निकलो। एंड वहाँ ली बाकी के बॉन्ड्स खरीदने के लिए कुछ लोगों से मीटिंग करता है। वो कहते हैं कि डोडो ग्रुप का कोई हो तो हम बेचने की सोच सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें क्यों बेचे। अब ली सिंडी को बुलाता है जो कि डोडो ग्रुप की बोर्ड मेंबर है। ली बताता है कि मैं सिंडी का पार्टनर हूँ, आप मुझे दें या सिंडी को, एक ही बात है। इसी बीच जे अलग ही प्लान कर रहा होता है कि ली और एंड्रयू तो बॉन्ड्स खरीदने में उलझे हुए हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह वॉल्टर से 30% बॉन्ड्स खरीद लें तो वो दोनों रास्ते से हट जाएंगे। पर जब वो वॉल्टर से मिलने जाता है तो वॉल्टर को ली की कही बात याद आती है कि जे एक नंबर का लालची है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अगर वो आपसे बॉन्ड्स लेने आए तो उसे घर के अंदर भी मत आने देना, वो एक दुष्ट शक्ति है। इस वजह से वॉल्टर अपने आदमी से कह देता है कि उसे अंदर मत आने देना, बाहर वेट करने को कह दो, मैं खुद बाहर जाकर उससे मिलता हूँ। फिर वो बाहर जाकर पूछता है कि तुम हो कौन। एंड वो अपना इंट्रो देता है और कहता है मैं आपसे एक बिजनेस डीलिंग करने के लिए आया हूँ। बस दोस्तों इतना सुनते ही वो कह देता है कि मैं तुम जैसी दुष्ट शक्ति के मुंह नहीं लगूंगा और ना ही तुमसे कोई बिजनेस करूंगा, भागो यहाँ से। बताओ दोस्तों कितनी खतरनाक बेइज्जती हुई। कहकर वो उसके मुंह पे नमक छिड़क देता है दोस्तों, नमक। लेकिन जे की आदत तो आपको पता है, उस पर झपट पड़ता है वो, लेकिन उसका आदमी जे को पकड़ लेता है और वॉल्टर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। बताओ क्या बेइज्जती हो गई उसकी दोबारा। और यहाँ जे शपथ लेता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा बुढ़े। यहाँ दोस्तों एंड्रयू ने कुछ लोगों से बॉन्ड खरीदने की बात कर रखी थी, लेकिन ली के मुकाबले फिर भी उसके पास कम बॉन्ड्स होंगे। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमें कुछ भी करके उस बूढ़े के 30% बॉन्ड्स तो खरीदने ही पड़ेंगे। अब बॉबी बताता है कि प्राइवेट लोन कंपनी वालों को सिर्फ एक एजेंसी से डर लगता है और वो है प्राइवेट लोन टास्क फोर्स। अगर उन्हें हमने मैदान में उतार दिया तो वॉल्टर को हमारी सुननी पड़ेगी, लेकिन वॉल्टर की पहुंच तो ऊपर तक है, हम उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। तब दोस्तों एंड्रयू को नेल की याद आती है जिसकी और भी ऊंची पहुंच है, इसीलिए वो नेल को कॉल करता है। एंड अगले सीन में एंड्रयू नेल से मिलता है और कहता है आपको मेरी एक मदद करनी होगी, वॉल्टर के घर पर टास्क फोर्स को भिजवाना होगा। मैं जानता हूँ कि उसकी पहुंच चाइनीज एम्बेसी में भी है, लेकिन आप तो बहुत बड़े लोगों को जानते हैं, आप एक काम जरूर कर पाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए भी अगर वॉल्टर जेल चला गया ना तो मैं अपना काम पूरा कर लूंगा आराम से। पर नेल पूछता है कि तुम्हारे लिए ये सब करने की मुझे क्या पड़ी हुई बताओ। एंड्रयू कहता है मैं जे का पार्टनर बन चुका हूँ। आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन के लिए जे को अपनी कंपनी का एक भी पैसा निकालना होगा तो उसे मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने मेरा यह काम कर दिया तो मैं अपने हिस्से का फंड भी आपके कैंपेन को दूंगा। नेल कहता है तो ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। अगले सीन में वो जे और किमी से मिलता है दोस्तों। एंड ये लोग पहले से जानते थे कि एंड्रयू ऐसा प्रस्ताव लेकर आएगा और इन लोगों ने उसके अकॉर्डिंग प्लान भी करके रखा था। जे कहता है कि जैसे तुमने डिसाइड किया था
आप एंड्रयू को वही कह दीजिए। और तब जेजे के कहने पर नेल एंड्रयू को कॉल करता है कि मुझे तुम्हारी डीलिंग मंजूर है। दूसरी ओर एंड्रयू जिना को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां चेयरमैन एडमिट हुआ है। वहीं पर वो बहुत ही कमजोर हो चुका है और पूछता है, बेटा मुझे क्या तकलीफ है? एंड्रयू बता देता है कि आपको अल्जाइमर्स है पापा। इतने में चेयरमैन गिर पड़ता है क्योंकि उसका आधा शरीर जैसे पैरालाइज हो गया है। एंड्रयू तुरंत उसको पकड़ लेता है और कहता है, पापा आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आप हमेशा मेरे साथ रहना। एंड उसका इस तरह इमोशनल होना जिना को भी इमोशनल कर देता है दोस्तों। फिर एंड्रयू बाहर जाकर अकेला बैठकर रोने लगता है। जिना को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उससे बात करने चाहती है, और एंड्रयू कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत देर हो गई, अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ खुद पापा को देख लूंगा, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। कहकर वो बहुत रोता है दोस्तों। एंड जिना चुपचाप मुड़कर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाती है। न जाने उसने क्या सोचा था। वो मुड़कर आती है और पीछे से एंड्रयू को हक कर लेती है और कहती है, तुम्हारे पापा को कुछ भी होने से पहले एक काम करते हैं, हम एंगेजमेंट कर लेते हैं। ओ ये क्या बोल गई है? तुम दुखी मत होना, सब अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर दोस्तों हमारे दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह रो धोकर इमोशनल ड्रामा करके एंड्रयू ने दोस्तों किसी तरह देखो जिना को कन्विंस कर ही लिया एंड वो जिना को गले लगा लेता है। तो अगले दिन एंड्रयू और ली डोडो ग्रुप में होते हैं। यहाँ पता चलेगा कितने लोग अपने बॉन्ड्स ली को देंगे और कितने एंड्रयू को। ली तो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वॉल्टर के घर पर टास्क फोर्स भेजे जाने वाला है। दूसरी ओर वॉल्टर भी डोडो ग्रुप के लिए निकल रहा होता है कि वहाँ पर टास्क फोर्स आ जाता है एंड वो लोग कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि यहाँ इलीगल बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, इसलिए हमें रेड करनी होगी और आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। वॉल्टर तुरंत पुलिस कमिश्नर और दूसरे ऑफिसर्स को कॉल करता है, लेकिन सभी स्विच ऑफ आते हैं। वो समझ नहीं पाता कि अब क्या करूं, क्योंकि अगर वो डोडो ग्रुप नहीं गया तो ली को उसने जो वादा किया था उसे निभा नहीं पाएगा और अपने 30 बॉन्ड्स बेच नहीं पाएगा। मोजो भी समझ जाता है कि ये सब एंड्रयू का किया कराया है। वो तुरंत ली को कॉल करके कहता है, पर इतने में वॉल्टर को लेकर वो लोग चले जाते हैं। दोस्तों ली एकदम शॉक हो जाता है कि मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और इस वक्त अरेस्ट हो गया वो सब चौपट हो जाएगा। पर यहाँ एंड्रयू चिल्लाता है कि इलीगल ट्रांजैक्शन करेगा तो अरेस्ट ही होगा ना। और ली तुरंत चाइनीज एम्बेसी को कॉल लगाता है, पर वहाँ ये नेल बैठा होता है। वो ऑफिसर नेल को फोन देता है। नेल कहता है कि अरे बेटा ली कैसे हो, मैं नेल बोल रहा हूँ। ली को साफ पता चल जाता है कि ये नेल की चाल है। वो कहता है कि अच्छा तो आप एंड्रयू की टीम में चले गए, कोई बात नहीं। नेल कहता है कि मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, पर अगर तुम मेरे साथ कोई बिजनेस डील करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ली कहता है कि मुझे पता है आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे, इसलिए आपसे बात करना ही बेकार है। कहकर वो कॉल काटने ही जाता है कि नेल कहता है, देखो देखो मुझे ना एंड्रयू अच्छा लगता है और ना कोई और, इसीलिए मैं सिचुएशन के हिसाब से किसी की भी मदद करने को तैयार हूँ। ये सुनकर ली कॉल काट देता है। वो सिंडी से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि पता नहीं ये नेल हमारी मदद करेगा भी या नहीं। दूसरी ओर दोस्तों नेल पुलिस स्टेशन कॉल करके कहता है, वॉल्टर को छोड़ दो। मोजो वहीं पर होता है और वॉल्टर को देखकर वो बड़ा खुश होता है और कहता है, अच्छा हुआ चाइनीज एम्बेसी से बात करके आपको रिहा करवा दिया गया है। पर वॉल्टर कहता है, चाइनीज एम्बेसी ने नहीं, नेल ने मुझे छुड़ाया है। खैर चलो देर हो रही है। और फिर दोनों डोडो ग्रुप के लिए निकलते हैं। वहाँ मीटिंग शुरू होने वाली होती है। एंड्रयू तो बड़ा खुश होता है कि ली हारने वाला है, पर बॉन्ड्स का हिसाब होने से कुछ देर पहले वहाँ पर एंट्री होती है वॉल्टर की। एंड्रयू भाई साहब तो शॉक हो जाते हैं पूरी तरह एंड ली भी शॉक होता है कि नेल ने मेरी मदद क्यों की। वोटिंग होती है शुरू और 66% बॉन्ड्स ली को मिलते हैं और वो जीत जाता है दोस्तों। मतलब अब डोडो ग्रुप के 66% बॉन्ड्स ली के हो गए। अगले सीन में पता चलता है कि आखिर नेल का प्लान क्या था। जेराल्ड पूछता है कि आपने ली की मदद क्यों की? नेल बताता है कि अरे मैंने ली की नहीं जेजे की मदद की है, मैं हमेशा जेजे का पक्ष ही लूंगा और मैंने अब जो किया है इससे डोडो ग्रुप जेजे का हो जाएगा, तुम बस देखते जाओ मेरा काम। दूसरी ओर जेजे एंड्रयू से पूछता है, क्यों बेटा लगता है तुम ली से हार गए हो? नेल के पास जाने के बजाय अगर तुम मेरे पास आए होते ना तो आज तुम ही जीतते। तभी एंड्रयू कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता सर, मेजोरिटी बॉन्ड्स ली के पास जा चुके हैं, अब हमारी कंपनी का दिवाला जरूर निकलेगा। और यहाँ पर जेजे विलन वाला स्माइल देकर कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास एक और प्लान है। दूसरी ओर दोस्तों ली कहता है कि अब तो मैं एंड्रयू को रास्ते से हटा दिया, अब मैं जिना को प्रपोज करूंगा। मोजो घबराकर कहता है कि मुझे डर है कि तुम्हारे सर में जो बुलेट है उसकी वजह से अगर तुम्हें दोबारा दर्द हो गया तो तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। ली कहता है, मुझे अपने दिमाग की फिक्र से ज्यादा अपने दिल की फिक्र है, मैं किसी भी हाल में नहीं चाहूंगा कि जिना एंड्रयू की हो जाए, क्योंकि जिना मुझसे प्यार करती है, पर एंड्रयू ने उसे इमोशनली फंसा के रखा हुआ है, इसलिए मैं तुरंत जाकर जिना से प्रपोज करने वाला हूँ, आप प्लीज मुझे मत रोकेगा इस बार। वो सीधे जिना से मिलने जाता है। जिना अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। ली उनके सामने जाता है और जिना से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ प्लीज। जिना की फ्रेंड तो घर चली जाती है। ली और जिना चलने लग जाते हैं। ली कहता है,
एक लड़का था जो 3 बार एक ही लड़की से प्यार कर बैठा। पहली बार तो वो देख भी नहीं सकता था कि वो लड़की दिखती कैसी है, पर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन उसने उस लड़की को खो दिया। 2 साल के बाद वो उस लड़की से फिर मिला और उसको देख भी सकता था, पर उसको पहचान नहीं पाया। लेकिन तब भी उसे उस लड़की से प्यार हुआ। पर किस्मत तो देखो, एक बार फिर वो उस लड़की से अलग हो गया और उस लड़की की यादें उसके दिमाग से मिटा दी गई। उसके बावजूद तीसरी बार भी उसे उसी लड़की से फिर प्यार हो गया। उस लड़की ने न जाने इतने सालों में कितने बुरे दिन देखे, लेकिन वो उस लड़के के लिए जीती रही। उसके इतने पास रहकर भी वो हालात की वजह से उससे दूर रही। इसका मतलब समझती हो तुम? वो दोनों चाहे कितने भी बार अलग क्यों ना हो जाए, एक दूसरे से मिल ही जाएंगे। न वो लड़का उस लड़की के बिना जी सकता है और न वो लड़की उस लड़के के बिना जी सकती है। अभी तुम मुझसे चुप रहोगी क्या जिना? ली के मुंह से अपना असली नाम सुनकर वो चौंक जाती है। ली कहता है, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे सब याद आ गया है। मुझे तकलीफ होगी अगर तुम चाहोगे तो, मुझसे दूर मत जाओ। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो जिना का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। जिना की आंखें भर आती है दोस्तों पूरी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। आखिर उसने एंड्रयू से एंगेजमेंट करने का वादा जो किया होता है, और यहाँ जिना क्या जवाब देने जा रही है पता है ना आपको? अगले पार्ट में पता चलेगा यार, सॉरी। और अगर आपने गैस कर ही लिया है तो वो क्या कहने वाली कमेंट से बता दीजिए, आप तो वैसे भी एक्सपर्ट हैं। और अब एंड्रयू भाई साहब का क्या होगा, जेजे का प्लान क्या है, ये सब हम अगले पार्ट्स में देखने वाले हैं। बस अब आखिरी के पार्ट्स बचे हुए हैं, बहुत ही मजेदार एंडिंग है। इंतजार कीजिए अगले पार्ट्स का और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।